नमस्कार, मैं प्रेम मिश्रा। आज हम आपसे बात करेंगे गारमेंट इंडस्ट्री के बारे में, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के। जी हाँ दोस्तों, आप ये गारमेंट अपने लिए परचेज करने के लिए मार्केट तो जाते होंगे, या अपने फैमिली के लिए कुछ कपड़े लेने के लिए आप मार्केट में जाते हो। तो कभी आपने सोचा है जो आप फैब्रिक या कपड़ा ले रहे हो उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, उसमें कितने पैमाने पे लोग जुड़े हुए हैं, उसके अलग अलग सेगमेंट क्या है, और कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन सी ऐसी चीज़ें हिंदुस्तान की जिसमें हमें प्राउड फील करना चाहिए कि हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। अगर नहीं भी जुड़े हैं, एक कंज्यूमर के तौर पर, एक उपभोक्ता के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे गर्व करने के लिए आपको बहुत कुछ है। शायद आपको इसके थोड़ी जानकारी ना हो, इसके लिए मैं आपको हिस्ट्री में ले चलना चाहता हूँ। गारमेंट इंडस्ट्री का जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, वो वैदिक लिटरेचर में उसका मेंशन है। वैदिक लिटरेचर, इतने पुराने लिटरेचर में भी इनकी पूरी विवरण दिया हुआ है कि किस तरह से वीविंग, स्पिनिंग का काम पहले जो है अपने जो सिविलाइजेशन है हड़प्पा सिविलाइजेशन से मिलता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो कि 4000 साल पुराना सिविलाइजेशन है, वहाँ पे भी वीविंग के काम का जो है एक उदाहरण मिलता है, एक इतिहास मिलता है। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि इजिप्ट में एक फोर्ट की खुदाई के टाइम पे वहाँ पे गुजरात से वर्जिनेटेड जो ब्लॉक प्रिंटिंग होती है उसका जो है पुरातत्व विभाग को चीज़ें मिली। तो आप ये समझ लीजिए कि इतने पुराने इतिहास में, जबकि इंडिया की सिविलाइजेशन में 4000 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तो इंडिया से टेक्सटाइल गारमेंट बना करके वीविंग के लोगों के पास नॉलेज थी। और पुराने टाइम में यूरोपियन कंट्री और बहुत सारी कंट्री को इंडिया इसको एक्सपोर्ट भी करता था। अब मैं थोड़ा सा और उससे आगे आता हूँ, 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में, जब मुग़ल एम्पायर का राज इस तरह से हिंदुस्तान पे था। मैं आपको बता दूं कि 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी, 1750 से लेकर 18वीं शताब्दी के पहले इंडिया जो है टेक्सटाइल सेक्टर में पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करता था। और इंडिया में एक जगह है जिसको सब लोग जानते हैं, कलकत्ता। कलकत्ता पहले के टाइम में हर घर से लोग बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए कलकत्ता जाते थे। और आज़ादी के पहले की बात है कि जब कलकत्ता जो है हब होता था टेक्सटाइल सेक्टर का, और वहाँ पे जो राजधानी है ढाका सूबा, पूरा ढाका जो सूबा है वो टेक्सटाइल हब के नाम से जाना जाता था। और आज वो बांग्लादेश, पाकिस्तान बनने के बाद बांग्लादेश बन गया, उसमें चला गया, लेकिन कलकत्ता में वो पूरा आता था। और आपको जान के हैरानी होगी कि 25% शेयर, टेक्सटाइल का जो शेयर था वो इंडिया के पास था। 18वीं शताब्दी के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ। और वो जो पूरा कलकत्ता सूबा है उसके इर्द गिर्द पूरा कॉटन का बहुत बड़ा फील्ड, बहुत बड़े पैमाने पे कॉटन पैदा भी किया जाता था और उससे यार्न भी बनाए जाते थे। आज जो कि महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में कॉटन की अच्छी खासी प्रोडक्शन की जाती है और उससे यार्न बनाए जाते हैं। और कॉटन में एक तरह से इंडिया लीडर है, आफ्टर चाइना सेकेंड है। वी आर इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। हालांकि यान में हम पूरी दुनिया में आज भी डोमिनेट करते हैं, हमारा शेयर बहुत बड़ा है, चाइना के बाद हम दूसरे नंबर पे। लेकिन जब हम पूरे वर्ल्ड में टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री की बात आती है तो हमारा शेयर 4% है एंड वी आर ऑन 5th पोजीशन, हम 5वें पोजीशन पे। चाइना आज भी वहाँ डोमिनेट करता है, 34% शेयर है टेक्सटाइल अपरेल्स को लेकर के, इंपोर्ट का, उसका एक्सपोर्ट का, और वो फर्स्ट पायदान पे है। 34% पूरी दुनिया का अकेले चाइना के हाथ में। इसीलिए चाइना दोस्तों इतना आगे निकल चुका। उसके बाद जो है वियतनाम है 5%, उसके बाद इटली है, बांग्लादेश है 4% के हिसाब से, और इंडिया जो है 5th पोजीशन पे है, 4% इंडिया का शेयर है। तो ये बात हुई कि टेक्सटाइल सेक्टर का जो है मुगल के टाइम पे क्या इतिहास रहा। अब हम आते हैं आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद भी इस सेक्टर को रिवाइव करने के लिए बहुत सारा स्कीम और बहुत सारी चीज़ें करी गई। और कॉटन का जो फैब्रिक बनता है उसको पूरी दुनिया में, इंडिया के बाहर लोग बहुत पसंद करते हैं।
आज भी इंग्लैंड में आप चले जाओ तो वहाँ अगर कोई कपड़े पे लिखा है मेड इन इंडिया और मेड इन इंग्लैंड, तो वो पहले मेड इन इंडिया को पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है यहाँ का जो फैब्रिक है, जो कॉटन है, वो प्योर है और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, रादर देन इंग्लैंड का वो अपने खुद के देश का फैब्रिक या बने यान से पहनना पसंद नहीं करते। तो आप ये समझ सकते हो कितना रिच है यहाँ का क्वालिटी। और हम जब अपने डोमेस्टिक यूज़ में कभी कपड़े या चीज़ों को परचेज करें तो हमारे दिमाग में दूर दूर तक शायद ये ख्याल नहीं होना चाहिए कि हमें किसी दूसरे देश से मेड इन इंग्लैंड, चाइना या का फैब्रिक लेना है, क्योंकि हम वैसे भी कॉटन में और फैब्रिक यान में बहुत सारा हमारे पास रिचनेस आज भी मौजूद है। अब करंट सिनेरियो की बात करें तो आज जो ये इंडस्ट्री वो कहाँ एग्जिस्ट करती है। आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बाद सबसे ज़्यादा जॉब जनरेट करती है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बाद सबसे ज़्यादा जनरेट करती है और गवर्नमेंट डाटा की माने तो 45 मिलियन, जी हाँ 45 मिलियन डायरेक्ट जॉब और 60 मिलियन इनडायरेक्ट जॉब, टोटल मिला दे 105 मिलियन जो है टोटल जॉब जनरेट करती है ये इंडस्ट्री। लेकिन मैं इंडस्ट्री से जुड़ा हूं, मैं पूरे यकीनी तौर पे बोल सकता हूं ये डाटा उतना रिलायबल नहीं है, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसमें अनस्किल लेबर बहुत बड़े पैमानों पे जुड़े होते हैं, घरों में जा करके छोटा छोटा काम करते हैं, कोई बटन लगाने का काम करता है, कोई जो है पैंट में आप देखते होगे उसमें छेद होते हैं, होल होते हैं जहाँ बटन लगती है, काज बोलते हैं, वो काम होता है। तो ऐसे बहुत सारा चीज़ों का गवर्नमेंट के पास डाटा नहीं है और अलग अलग पैमानों पर वो काम होता है। तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर 106 बोल रहे हैं मिलियन जॉब क्रिएट करता है तो आप इसको 3 गुना कर सकते हैं, 4 गुना कर सकते हैं, ये मेरा ऐसा अनुमान है। और इंडस्ट्री के लोगों से जब मैं बात करता हूँ यही चीज़ वो भी बोलते हैं। अब मैं बात करूंगा कि जो इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो है 4%। इंडिया की जीडीपी में जो आज के टाइम पे इसका कंट्रीब्यूशन वो 4% और जो इसका ग्रोथ रेट है वो 9% के हिसाब से एज्यूम करके आप ये चलो अगले 5 से 10 सालों तक का इसका रखा हुआ है। तो 9% किसी भी सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। अगर आप इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं तो आप ये समझिए आने वाले टाइम में इसमें ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। दूसरा बात ये जीडीपी में तो 4% कंट्रीब्यूशन करता है। और अभी क्या सिनेरियो चल रहा गारमेंट, वैसे मालूम है कि पोस्ट कोविड पूरी दुनिया का हालत बिगड़ा हुआ। 2019 से लेकर के 20 में जो हमारा था वो 106 बिलियन $बिलियन हमारा पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री था। जो अभी मतलब 2020 से 21 के बीच में आया है डाटा, उसमें 75 बिलियन हमारा हो गया है। तो मतलब 30% हम माइनस में चल रहे हैं, मतलब हम डिग्रोन किए हैं, जबकि हमें जो है 106 से लेकर के 9% ग्रोन करना था, ऊपर जाना था। लेकिन ये तो कमोवेश हर इंडस्ट्री में लगा हुआ और पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ कि आगे मैं क्या इंटरेस्टिंग आपको देने वाला हूँ। ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी। मैंने जैसे बोला कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, ये एक प्रोसेस है कन्वर्जन का। किस चीज़ को कन्वर्ट करने का? फाइबर जो होता है उससे यान बनाते हैं, मतलब कॉटन खेत में पैदा हुआ उससे यान बना, धागे बन गए, धागे को वीविंग करके लूम के थ्रू अलग अलग मिलों के थ्रू उसको एक ट्विस्ट दे करके तैयार करते हैं, इम्प्योरिटीज़ निकालते हैं और फिर कपड़े के फॉर्म में उसको हम तैयार करते हैं। कपड़े के फॉर्म में तैयार करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये डेनिम गारमेंट है और इसका मैं बैक साइड दिखा रहा हूँ। वीविंग इसको बोलते हैं। इस पर 2 यान है, एक ये आप देख रहे हो वाइट यान और इस साइड में एक इंडिगो यान लगा हुआ है। तो इस तरह से इसको ट्विस्ट करके इस तरह से मशीन को मैं आपको आगे ले चलूँगा किस तरह से इसको प्रोसेसिंग होती है, बनाते हैं। ये गारमेंट बनता है। ये गारमेंट बनने के बाद ये कटिंग होता है और बहुत सारे प्रोसेस के होने के बाद ये जीन्स जैसे सपोज करो ये तैयार होता है। अब देख रहे हैं, तो ये फॉर्म में आता है। अभी मैंने आपको इसके इंडस्ट्री के बारे में बताया, गारमेंट टेक्सटाइल की इंडस्ट्री के बारे में। आगे मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें मैं एक सेगमेंट को बताऊंगा जिसमें मेरा स्पेशलाइजेशन है, वो है डेनिम इंडस्ट्री, जीन्स इंडस्ट्री। उसके बारे में बात करेंगे कि जीन्स का हिस्ट्री क्या है, इसका वर्जिन क्या है, कहाँ से आई, इसका इतिहास कितना रोचक रहा है और इतिहास के किन पड़ावों पर ये कैसे इसमें रिवॉल्यूशन आया
और आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जीन्स का डेनिम इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है, इसकी पूरी प्रोसेसिंग मैं आपको फैक्ट्री में ले चलूँगा और अपनी फैक्ट्री में भी ले चलूँगा, जहाँ मैं आपको दिखाऊँगा कि इसमें स्टिचिंग कैसे होती है, कटिंग का प्रोसेस क्या है, कैसे काटते हैं, फिर स्टिचिंग कैसे होती है, इसके बाद गारमेंट पे, रॉ गारमेंट पे प्रोसेसिंग कैसे होती है, वॉशिंग के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, क्या क्या स्टेप हैं, उसके बाद वॉशिंग के बाद फिनिशिंग कैसे होती है, पैकिंग, उसके बाद होलसेल मंडी में कैसे जाता है, फिर वहाँ से होलसेलर के पास कैसे जाता है, फिर रिटेलर के पास कैसे जाता है। तो मैं आपको ये सारी जानकारी आने वाले वीडियो में देख, अगर आपको ये वीडियो लग रही है कि आपके जानकारी के लिए सही है या इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, या मैं जो बातें कर रहा हूँ आने वाले टाइम में आपके लिए ज़रूरी है जानना, या आप जानना चाहते हो प्रैक्टिकली जाके फैक्ट्री में मजदूर को देखना चाहते हो कैसे सारा काम होता है, तो इसको नोटिफिकेशन का बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली हर जानकारी आप तक टाइमली पहुँचे। और इंडस्ट्री में आपका क्या फ्यूचर है, आप इससे आना चाहते हो या कोई है, या एक उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे भी आपको प्राउड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें। एक चीज़ और, अगली बार जब आप कोई गारमेंट खरीदने जाएं तो आपका सर शायद गर्व से ऊंचा भी रहेगा अपने इतिहास को जान करके। दूसरा, आपको शायद पे करते समय कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि तब तक आप समझ चुके होंगे कि एक गारमेंट जो ये बनता है, मैंने आपको जो बताया है कि ये गारमेंट जो बनता है वो कम से कम 50-60 लोगों को रोजगार देता है, और आपका दिया हुआ हर एक पैसा हर एक घर में पहुंचता है। तो आप जीडीपी पूरे इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसी तरह वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, हाँ, और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।